Dear class, today we are going to continue the chapter political parties. हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है। आज हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी में। अभी आप देखते हो वर्ल्ड में लगभग मोर देन 200 कंट्रीज है और 2/3 country are presently the part of democratic country। और इन सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कि 1 पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी सिस्टम होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो यहाँ हम लोग इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो डेमोक्रेसी में कोई फर्क पड़ सकता है क्या। तो हम लोग निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो डेमोक्रेसी अस्तित्वहीन हो जाएगा। एज वी आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, modern democracy cannot exist without political parties. In clear and crystal way, the sentence is telling us that modern democracy cannot exist without political parties. In case there are no political parties, every candidate in the elections will be independent and no leader will be able to make any promise to the people about any major policies change. In short हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शंस होगा, पॉलिटिकल पार्टीज ना है तो इलेक्शन तो होगा, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे और इलेक्ट भी होंगे, एमपीज या एमएलए फॉर्म भी होंगे, बट इट विल बी वेरी हार्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो भी नेशनल इशू है, जो राष्ट्र हित के लिए है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्षेत्रीय आधार पर कैंडिडेट चुने जाएंगे और वो अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा, लेकिन जब राज्य की बात आएगी, जब राष्ट्र की बात आएगी, तो चूंकि कोई पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं तो ऐसी सिस्टम ही नहीं रहेगा जो एक या फिर राष्ट्र के लिए हो, किसी भी पॉलिसीज को या किसी भी प्रोग्राम्स को या किसी भी एजेंडास को वो लोग इंप्लीमेंट करवा सके। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना लोकतांत्रिक देश में बहुत ही अनिवार्य है। As we look on the board, the emergence of the political parties is linked to the emergence of representative democracy. इस पॉइंट को आप ध्यान से समझो कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो इमरजेंस हुआ है, अस्तित्व में आया, इसका एक ही मकसद था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म किया गया। लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे कुछ तय किए गए पॉपुलेशन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उन रिप्रेजेंटेटिव का जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन उस एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का डिसीजन माना जाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग बड़े लेवल पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, तो जब हम बड़े पैमाने पर चुनाव करते हैं
तो वहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अहम रोल अदा करता है। As societies become large and complex, they also need some agencies to gather different views on the various issues and to present these to the government. They needed some way to bring various a responsible government could be formed. कहने का मतलब है जैसे ही दायरा बढ़ता है, जब हम क्षेत्र बड़ा करते हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज आ जाती है और उन डाइवर्सिटीज में वो डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बिहाफ पे हो सकता है, कल्चर्स के बिहाफ पे हो सकता है, रिलीजन्स के बिहाफ पे हो सकता है, कास्ट के बिहाफ पे हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पे हो सकता है। वो डाइवर्सिटी का कोई भी रूप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूरी है ताकि सारे डाइवर्सिटीज को मर्ज करके एक नेशन को बिल्डअप किया जा सके। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अपने एजेंडा बनाती है तो अपने कार्य क्षेत्र या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी डिफरेंट ग्रुप्स, जिसको हम लोग डाइवर्सिटीज बोल रहे हैं, उनके लिए वो एक डेवलपमेंट के लिए इश्यू तैयार करता है, एजेंडा तैयार करता है, मुद्दा तैयार करता है, पॉलिसीज बनाता है और उसके ऊपर काम करता है। और इसी के वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसके वजह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो ये क्लास मैंने आपको बताया कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत अहम रोल होता है और इसी के वजह से एक रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, answerable गवर्नमेंट फॉर्म होती है। As you are looking on the board, a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government making policies, justify or oppose them. कहने का मतलब है कि इस पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है या जो अपोजिशन पार्टी फॉर्म होती है वो जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अहम रोल होता है। जैसे आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट बन गई और उस गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाए, अब एक दूसरी टीम बनी हुई है जो पॉलिटिकल पार्टी से ही बनी है जिसको हम अपोजिशन कहते हैं, वो भी अपना एक प्रॉपर प्रेशर डाल रहा है गवर्नमेंट पे, वेदर यू आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। This class political parties fulfill these needs that every representative government has. This is how political parties came into existence. और यही वजह है राष्ट्र या राज्य स्तर की नीतियों के लिए या राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का प्रादुर्भाव हुआ, एक्जिस्टेंस हुआ। और जब ये पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट आया तो व्हेन द expert scholars was drafting the constitution of India, they selected there must be the multi-party system implemented in India, क्योंकि इंडिया काफी वास्ट है, यहाँ पे बहुत सारा रिलीजन्स है, बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारी कल्चर्स है। तो इन सारी डाइवर्सिटीज के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज को एडॉप्ट किया गया। पार्टीज केम इनटू
existence. Hence, we can say that parties are a necessary condition for the democracy. तो हम सतही तौर पे कह सकते हैं, बेसिक लेवल पे कह सकते हैं, रूट लेवल पे कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डेमोक्रेसी के लिए निहायत ही अति आवश्यक है. इट इज वेरी नेसेसरी टू द डेमोक्रेसी. डियर क्लास, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम स्प्रेड हो रहा था जस्ट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद लोकतांत्रिक विचारधारा है फैलने लगा. सबसे पहले ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में फैला, फिर इंटायर यूरोप, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर एशिया कॉन्टिनेंट. इस तरह से धीरे धीरे सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट करने लगे. इंडिया भी एक कॉलोनियल गवर्नमेंट का पार्ट था. ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही थी, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफर किया इंडियन गवर्नमेंट को, तो उस वक्त जो प्रोमिनेंट लीडर थे या जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को चूज किया. वजह यह थी कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पे रिलीजियस के नाम पे, कल्चर्स के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, ज्योग्राफिकल एरिया के नाम पे डाइवर्सिटीज है. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो फिर यहां के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम चुना गया. As we are looking on the board, now the question arises: how many measures or effective parties are good for a democratic country? एक लोकतंत्र के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ट होती है? तो कुछ कंट्री वन पार्टी सिस्टम को फॉलो कर रहा है. फॉर एग्जांपल चाइना, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है. As you are looking on the board, one party system. For example, in China, only the Communist Party is allowed to rule. In the sub-country, power usually change between two major parties, such as एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है. एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरा रिपब्लिक पार्टी है, और ये दो पार्टी इस कंट्री में एग्जिस्ट करती है. एक का गवर्नमेंट रहता है, एक अपोजिशन में बैठती है. इस तरह से पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज का टाइप अगर देखें तो वन पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम अर्थात दो पार्टी की सरकार किसी देश की, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. यहाँ पे लगभग 750 से भी ज्यादा नेशनल और रीजनल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इन द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. डियर क्लास, एंड लास्ट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां का इन्वॉल्वमेंट होता है सरकार में और अपोजिशन में. As we are looking on the board, if several parties competing for power, more than two parties have a reasonable chance of winning and coming to power either on their own or through an alliance with other. This is called multi-party system. For example, India. कहने का मतलब है बच्चों कि वैसी स्थिति जब सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कंपीट करता है, मतलब प्रयास करता है पावर गेन करने का अर्थात गवर्नमेंट बनाने का. जब कभी दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को चांसेस मिलता है चुनाव को जीतने का, विनिंग ऑफ इलेक्शंस एंड कमिंग टू पावर, चुनाव को जीतने का और पावर में आने का.
आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू द अलायंस, या तो खुद आ जाए पार्टी अपने बलबूते पे गवर्नमेंट फॉर्म कर दे, या फिर और भी दूसरी जो पार्टी है उससे अलायंस करे। अलायंस मतलब संधि। होता क्या है कि अभी अगर आप देखोगे तो दो, एक तो है एनडीए, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो ये बीजेपी का, जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत सारी पार्टी इसके साथ जुड़ी हुई है, इनको हम लोग एनडीए कहते हैं। और दूसरी है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की पार्टी है और उससे, उसके विचार से सहमत होकर और जो अन्य पार्टी उससे जुड़ी हुई है। तो वही यही कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को चांसेस मिलता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इंडिया को ले सकते हैं। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम।